यदि आप देश की नाम की बात करें या देश की राज्य पद्धति की बात करें या राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन की बात करें या राज्यों के नामांकन में जो परिवर्तन होता है, जैसे कि एक राज्य 2 राज्यों में परिवर्तित हो जाता है या 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाया जा सकता है। राज्यों के जो मानचित्र में जो व्यापक परिवर्तन होता है, साथ ही यदि ऐसा हम लोग तमाम प्रावधान को यदि हम लोग देखना चाहते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमें संविधान के भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से यदि 4 तक यदि हम लोग समझ जाएं तो कहीं ना कहीं हम लोग यह समझ सकते हैं। साथ ही हम लोग आज का सेशन में संघ क्षेत्र क्या होता है, भारतीय क्षेत्र क्या होता है, क्या दोनों एक ही है या दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। साथ ही यदि हम लोग आज़ादी के बाद की यदि बात करें, जब संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद राज्यों जो अस्तित्व में आए, जो देशी रियासतें था, जो भारत संघ में जो आकर मिले, तो क्या उन्हें उसी रूप में रखा दिया गया या उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। साथ ही 1950 के बाद से जो लेकर अभी 2024 तक जो राज्यों में जो परिवर्तन हुआ, किन आधारों पर किया जाता है, आखिर संविधान के किन प्रावधानों के तहत यह किया जाता है, आज के सेशन में हम लोग इसको समझेंगे। तो जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र को हम लोग संविधान के भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को देखेंगे। उसके पश्चात हम लोग आज़ादी के बाद जो देशी रियासतों का एकीकरण हुआ उसे देखेंगे। साथ ही राज्यों का जो क्रम विकास हमें देखने को मिलता है, राज्यों का जो क्रम विकास 1950 से लेकर 2024 तक, तो उसे भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए संविधान के भाग 1 के तहत हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या प्रावधान है। यदि आप संविधान के भाग 1 की बात करते हैं, संविधान के यदि भाग 1 की बात करते हैं तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं 4 आर्टिकल देखने को मिलता है। आर्टिकल 1, 2, 3 तथा आर्टिकल 4। तो भारत संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उसके तहत 4 आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। आर्टिकल 1 में देश का नाम और देश की राज्य पद्धति के बारे में बताया गया है। साथ ही आर्टिकल 2 में क्या है कि यदि कोई विदेशी क्षेत्र यदि भारतीय संघ में मिलना चाहे तो उसके बारे में विवरण है। आर्टिकल 3 में क्या है कि राज्यों के जो नामांकन में परिवर्तन होता है, राज्यों के जो सीमाओं में परिवर्तन होता है, किसी राज्य को घटाना, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, या तमाम प्रावधान कहीं ना कहीं आर्टिकल 3 से जुड़ा हुआ है। यदि आर्टिकल 4 की बात करते हैं तो आर्टिकल 4 में क्या है कि आर्टिकल 2 के तहत जो परिवर्तन होगा और आर्टिकल 3 के तहत जो परिवर्तन होगा वह आर्टिकल 368 के तहत यानी विशेष बहुमत के तहत यह नहीं माना जाएगा, यानी कि यह साधारण बहुमत के तहत होगा। यही प्रावधान आर्टिकल 4 में है। तो आइए आर्टिकल 1 को हम लोग देखते हैं। यदि आर्टिकल 1 की बात करेंगे तो आर्टिकल 1 में क्या है कि इसमें लिखा गया है कि इंडिया यानी भारत क्या होगा कि राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया यानी भारत क्या होगा कि राज्यों का एक संघ होगा। तो आर्टिकल 1 से हमें यह स्पष्ट होता है कि देश का नाम क्या होगा। साथ ही एक टर्म और आता है कि राज्य पद्धति क्या होगा, राज्य पद्धति क्या होगा। यदि आप नाम की बात करें तो देश का नाम क्या है कि इंडिया या तो भारत। ऐसा प्रावधान हमें कहाँ देखने को मिलता है, संविधान के भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 में। ठीक है, यदि अब राज्य पद्धति की बात करें तो राज्य पद्धति हमारे देश में क्या है कि संघात्मक राज्य पद्धति को हम लोग कहीं ना कहीं अपनाया गया है। संघात्मक यानी संघ व्यवस्था, और एक होता है एकात्मक। संघात्मक में क्या होता है कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, जबकि एकात्मक में क्या होता है कि शक्तियों का केंद्रीकृत होता है। वहाँ पर एक ही शक्ति, मतलब जितने भी शक्ति होता है वह कहीं ना कहीं केंद्र को प्राप्त होता है। और संघ में क्या होता है कि कुछ शक्तियाँ राज्य को प्राप्त होता है, कुछ शक्तियाँ केंद्र में प्राप्त होता है। संघ की यदि बात करें तो संघ भी हमें कहीं ना कहीं 2 तरह का हम लोग देखने को मिलता है। संघ में क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी इकाई मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करता है, तो यह भी संघ है। और एक टर्म क्या होता है कि एक बड़ा इकाई यह भी छोटे छोटे भागों में बदल जाता है और यह भी एक संघ का निर्माण करता है। यानी यहाँ पर भी क्या है कि एक संघ है और यहाँ पर भी क्या है कि एक संघ है। यदि आप भारतीय संघ की बात करेंगे
तो भारतीय संघ क्या है कि संघ तंत्र हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं, और यदि सशक्त केंद्र के साथ संघ व्यवस्था या कनाडा के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर क्या होता है कि छोटा छोटा राज्य कहीं ना कहीं वह अपने अस्तित्व को खतरे में न डालना चाहता है, और वह एक यहाँ पर क्या कि सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से या मतलब अपने ऊपर मतलब कि किसी प्रकार का आक्रमण ना हो जाए, या मतलब अपने को बचाने के लिए कहीं ना क्या होता है कि यह कई झुंड में मतलब मिल जाते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि इतना बड़ा इकाई होता है कि यह स्वयं मतलब उस पूरे भूभाग पर केंद्रीकृत दृष्टि से यदि देखें तो वह शासन करना असंभव होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि राज्य मतलब केंद्र कई भागों में विभक्त होता है। यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे जो स्टेट हैं, छोटे छोटे जो राज्य हैं, वह एक साथ मिल जाता है। छोटे छोटे स्टेट क्या होता है कि एक साथ मिलकर एक बड़े संघ का निर्माण करता है। ऐसे राज्य में क्या होता है कि सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से क्या होता है कि कमजोर होता है, या खतरे की भावना इनके अंदर होता है। यदि हम लोग एक साथ मिल जाएं तो ठीक रहेंगे, यदि अलग अलग हो जाएं तो कहीं ना कहीं हम लोग का जीवन अस्तित्व में पड़ सकता है। तो यह मतलब डर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ा संघ इतना बड़ा होता है कि उसे मतलब एक साथ या एक ही केंद्रीकृत दृष्टि से उस पर मतलब अपने क्षेत्र पर शासन करना उसके लिए क्या होता है कि असंभव होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे भागों में बंट जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 के तहत हम लोग क्या देखें कि देश का नाम क्या है। आर्टिकल 1 में क्या है, देश का नाम, साथ ही देश का राज्य पद्धति। तो आर्टिकल 1 में क्या है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इसी से स्पष्ट होता है कि देश का नाम इंडिया या तो भारत है। साथ ही राज्य पद्धति की यदि बात करें तो हमारे देश में क्या है कि संघात्मक राज्य पद्धति है। कुछ शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त है, कुछ शक्तियाँ राज्य को प्राप्त है। और एक समवर्ती सूची भी होता है, उससे हम लोग अभी नहीं देखेंगे, बाद में हम लोग समझेंगे। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक होता है अवशिष्ट सूची। आइए अब इसमें एक चीज़ और होता है कि एक होता है भारतीय क्षेत्र, एक होता है भारतीय क्षेत्र, और एक होता है जाकर आपका संघीय क्षेत्र। एक होता है आपका जाकर भारतीय क्षेत्र, एक होता है संघीय क्षेत्र। यदि आप भारतीय क्षेत्र की बात करें तो भारतीय क्षेत्र में क्या होता है कि राज्य तो होता ही है, साथ में क्या होता है कि उसमें राज्य के साथ संघ भी होता है। इसके अलावा कोई वैसा क्षेत्र जो भविष्य में भारत का हिस्सा होगा उसे हम लोग भारतीय क्षेत्र में रखते हैं। यानी भारतीय क्षेत्र में राज्य तो रहेगा ही, संघ शासित प्रदेश तो रहेगा ही यानी केंद्र शासित प्रदेश, प्लस ऐसा क्षेत्र जो भविष्य में कभी भारत का हिस्सा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और संघ क्षेत्र में क्या होता है कि केवल राज्य ही रहता है, उसमें ओनली क्या होता है कि राज्य होता है संघ क्षेत्र में। यानी भारतीय क्षेत्र में क्या होता है कि राज्य होगा, संघ शासित प्रदेश होगा, संघ शासित प्रदेश, साथ ही इसमें क्या होगा कि भविष्य के क्षेत्र। ठीक है, जबकि संघ क्षेत्र में क्या होता है कि ओनली राज्य होता है, क्या होगा, केवल राज्य होगा। तो आर्टिकल 1 के तहत हम लोग यही समझ सकते हैं कि इंडिया यानी भारत क्या होगा कि राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है कि एक संप्रभु देश है, और संप्रभु देश होने के नाते क्या होता है कि भारत कभी भी किसी भी समय किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, या अपने हिस्से के किसी क्षेत्र को किसी विदेशियों को सौंप सकता है। संप्रभु शासन का मतलब क्या होता है कि भारत के आंतरिक मामले और बाह्य मामले में क्या है कि भारत अपने मामले का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र है, वह किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत यदि किसी मुसीबत में पड़ा हुआ है, या फिर यदि कोई फैसला लेना है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत सरकार को कोई भी देश अगर से दबाव दे कि आप इस तरह का फैसला लें, या अपने अनुकूल लें या अपने प्रतिकूल फैसला ले लें, तो वहाँ पर ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत क्या है कि संप्रभु देश है, और कहीं ना कहीं अपने निर्धारण के लिए यानी अपने आंतरिक कारक और बाह्य कारक को जो भी फैसला लेना है वह अपने हिसाब से ले सकता है, इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। यही प्रावधान आर्टिकल 1 के तहत हमें देखने को मिलता है। यदि आप आर्टिकल 2 की बात करेंगे, आर्टिकल 2 की बात करेंगे
यदि अब आर्टिकल 2 की बात करेंगे तो आर्टिकल 2 में क्या है कि नए विदेशी क्षेत्रों का प्रवेश है। ठीक है, एक है एडमिशन और एक है एस्टेब्लिश। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि संसद को ऐसे निबंधों व शर्तों पर जो वह ठीक समझे भारत में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है या नए राज्यों का स्थापना कर सकता है। प्रवेश का बात क्या है कि मान लीजिए कि नेपाल भारत में आना चाहिए। ठीक है, नेपाल मान लीजिए भारत का हिस्सा बनना चाहिए, जिस प्रकार सिक्किम भारत का हिस्सा बना है ना, तो उसी प्रकार मान लीजिए कि नेपाल भारत का हिस्सा बनना चाहे तो वह आर्टिकल 2 के तहत आ सकता है ना। तो आर्टिकल 2 के तहत क्या होगा कि नेपाल सीधे भारत में आ जाएगा, उसे क्या करेगा, एडमिशन दे देगा भारत, है ना, और उसे भारत का हिस्सा मान लिया जाएगा। और यदि मान लीजिए यहाँ पर इसको यदि मैं और डिफाइन कर दूँ कि यानी संसद ऐसी निबंधों शर्तों पर जो वह ठीक समझे भारत में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है। और यहाँ पर संसद को 2 प्रकार के शक्ति प्राप्त है। एक ऐसे प्रावधान है कि जो पहले अस्तित्व में है, यानी ऐसा राज्य जो पहले से अस्तित्व में है यानी पहले से बना हुआ है, तो वैसे राज्य को क्या करेगा कि यहाँ पर एडमिशन दे देगा। और मान लीजिए कि कोई नया राज्य मान लीजिए बनाना पड़ जाए, मान लीजिए कि नेपाल का थोड़ा भाग ले लिए और थोड़ा भाग मान लीजिए चाइना का मिल जाए। ठीक है, तो दोनों भाग को जब मिला देंगे तो एक नया भूखंड आया कि नहीं। तो ऐसे भूखंडों का नामांकन करना है ना, उसे मतलब भारत का हिस्सा में मिलाना, उसे बोलते हैं एस्टेब्लिश। ठीक है, यानी उसका गठन कर सकता है। साथ ही यदि गठन को हम लोग समझेंगे तो क्या है कि मान लीजिए कि यह अफ्रीका कंट्री है। ठीक, अफ्रीका कंट्री है। अफ्रीका कंट्री में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे कंट्री आपको मिलेंगे। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, दक्षिण सूडान, उगांडा, रवांडा, है ना, बुरुंडी। तो मान लीजिए कि दक्षिण सूडान भारत का हिस्सा बनना चाहिए, है ना। दक्षिण सूडान क्या कहे कि हमें भारत में जाकर मिलना है, दक्षिण सूडान। ठीक है, अब मान लीजिए भारत यहाँ है। ठीक है, तो भारत ऐसा तो नहीं है कि दक्षिण सूडान को भारत यहाँ से उसको उठा के ले जाए, नहीं ना, संभव है। तो यहाँ की सरकार क्या करेगा, यहाँ पर जाकर उसे एस्टेब्लिश कर देगा, यानी भारत का क्षेत्र उसे मान लेगा। तो एस्टेब्लिश ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यदि आर्टिकल 2 की यदि बात करें तो आर्टिकल 2 के तहत क्या है कि सिक्किम आया था, भारत का हिस्सा बना था, है ना। 1975 में 22वां राज्य बना था और उसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण है इस पाठ में आर्टिकल 3, जिसके तहत क्या है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, साथ ही उसके क्षेत्र को घटाना, साथ ही उसके क्षेत्र को बढ़ाना, 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना, एक राज्य को तोड़कर 2 भागों में बांट देना, राज्यों के भागों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, या किसी राज्य के क्षेत्र को किसी राज्यों के भागों के साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाना, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 3 के तहत हमें देखने को मिलता है। लेकिन यह तमाम प्रावधान या तमाम कार्य करने से पहले क्या है कि यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ता है, तभी जाकर कोई ऐसा अध्यादेश संसद में पेश किया जा सकता है। तो आइए आर्टिकल 3 को हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग आर्टिकल 1 यहाँ हुआ, आर्टिकल 2 यहाँ हुआ, अब आर्टिकल 3 की हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 3 में क्या है कि संसद को यहाँ पावर दिया गया है कि वह किसी भी क्षेत्र को घटा सकता है, किसी भी क्षेत्र को यानी किसी भी राज्य क्षेत्र को घटा सकता है, किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकता है, या 2 राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बना सकता है, या राज्यों के भागों को मिलाकर एक नया राज्य खड़ा कर सकता है, या किसी राज्य के क्षेत्र में यानी किसी राज्य के थोड़ा सा भाग को मिलाकर उसे नया राज्य बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 3 में क्या है कि मान लीजिए कि किसी एक राज्य को तोड़कर 2 भाग में वह बांट सकता है। ठीक है, किसी 2 राज्यों को आपस में मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है, या मान लीजिए कि कोई बड़ा सा राज्य है, कोई छोटा सा राज्य है, इसका पूरा भाग और इसका आधा भाग लेकर एक नया राज्य बना सकता है ना। मान लीजिए कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की बात आए, राज्यों के नाम में परिवर्तन की बात आए, तो वह सारा प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 3 के तहत। यदि नाम की बात करें तो आर्टिकल 3 के तहत क्या था कि कुछ राज्यों का नाम में भी परिवर्तन हुआ है। जैसे कि 1950 में क्या था कि
संयुक्त प्रांत का नाम बदल दिया गया था यूपी में। 1950 में क्या होगी, संयुक्त प्रांत का नाम बदल दिया गया यूपी में। साथ ही यदि 1969 की बात करें, 1969 की बात करें तो यहाँ पर क्या था कि मद्रास का नाम बदल दिया गया तमिलनाडु में। यदि 1973 पर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर क्या था कि मैसूर का नाम बदल दिया जाता है आपका जाकर कर्नाटक में। साथ ही यदि 1992 की बात करें तो 1992 में क्या था कि दिल्ली का नाम बदल दिया जाता है राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली। यदि अब 2006 की बात करें तो 2006 में क्या था कि उत्तरांचल का नाम बदल दिया जाता है उत्तराखंड में। उत्तरांचल का नाम बदल दिया जाता है उत्तराखंड में। यदि अब 2011 की बात करें तो यहाँ पर क्या था कि उड़ीसा का नाम बदल दिया जाता है ओडिशा में। यानी राज्यों के राजनीतिक मानचित्र में, यानी राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्र को घटाना, राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाना, दो राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाना, या राज्यों के यानी कि किसी एक पूरे राज्य को किसी अन्य राज्य के भागों के साथ मिलाकर एक नया राज्य खड़ा करना, यानी राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, साथ ही नाम में परिवर्तन की यदि बात करें तो वह क्या है कि आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। यदि मैं से एक्सपीरियंस के साथ बोलूँ तो मान लीजिए कि बिहार और झारखंड को अलग अलग किया गया है ना, तो वह कहाँ से किया गया, आर्टिकल 3 के तहत। यदि मान लीजिए बिहार और झारखंड को फिर से मिलाना है तो कहाँ से होगा, आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, तो आइए ऐसा देखिए आर्टिकल 3 में क्या है कि ऐसा कोई भी प्रावधान करने से पूर्व क्या है कि राष्ट्रपति का पूर्वानुमति आवश्यक है, तभी ऐसा कोई अध्यादेश संसद में पेश किया जा सकता है। यानी आर्टिकल 3 के तहत कोई भी यदि परिवर्तन होगा तो उसमें क्या है कि राष्ट्रपति का पूर्वानुमति चाहिए। राष्ट्रपति का क्या चाहिए, पूर्व अनुमति। ठीक, राष्ट्रपति का क्या चाहिए, पूर्वानुमति। उसके बाद ही इसे लाया जाता है संसद में। और राष्ट्रपति क्या करेगा, संबंधित राज्य के पास वह अध्यादेश भेजेगा। संबंधित राज्य के पास क्या कर देगा, उसे उस अध्यादेश को भेजेगा कि आपके राज्य के क्षेत्र को हमें घटाना है, आपके राज्य के क्षेत्र को या हो सकता है बढ़ाना है, या आपके राज्य का नाम में हमें परिवर्तन करना है, तो वह राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे कि संबंधित राज्य को भेज देगा। और संबंधित राज्य क्या है कि निश्चित सीमा के भीतर यानी निश्चित समय सीमा के भीतर क्या है कि उसे लौटाना है। और यहाँ पर क्या है कि राज्यों को किसी प्रकार का कोई शक्ति नहीं है कि वह बोले कि हमारे राज्य का नाम मत बदलें, या हमारे क्षेत्र को मत घटाइए, या हमारे क्षेत्र को मत बढ़ाइए, है ना। तो सिर्फ यह से बतला देगा, है ना। और राज्य विधानमंडल का मत जो है राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। हो सकता है कि मान लीजिए यह जो भी परिवर्तन करना चाह रहा है केंद्र सरकार या संसद, तो उस पर वह सहमत ना हो, लेकिन वैसा सहमति जरूरी नहीं है केंद्र सरकार के लिए या राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति उसके जो भी वह बात बोलेगा, यानी जो भी वह अनुरोध करेगा, उस अनुरोध को वह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो यही प्रावधान है आर्टिकल 3 के तहत। और जैसे ही यह ऐसे अध्यादेश इसे लौटाएगा, यह क्या करेगा, संसद जैसे ही यहाँ पर यह अध्यादेश लौटाएगा, या ऐसे संसद में पेश करने के लिए पारित कर सकता है। ठीक है, उसके बाद उस राज्य का क्या होगा कि सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, या नाम में परिवर्तन हो सकता है, उसके क्षेत्र को घटा सकता है या उसके क्षेत्र को बढ़ा सकता है। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 3 के तहत है। तो आइए फिर से एक बार से हम लोग रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 1 में क्या है कि आर्टिकल 1 में इंडिया यानी भारत क्या होगा कि राज्यों का संघ होगा। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 1 के तहत हमें देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 1 में क्या होगा कि देश का नाम या देश की राज्य पद्धति। ठीक है, और यदि राज्य पद्धति की बात करें तो राज्य पद्धति कैसा है कि हमारे देश में संघात्मक राज्य पद्धति है। संघ कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार का, है ना। एक छोटी छोटी इकाई मिलकर एक बड़े संघ का निर्माण करता है, और एक बड़ा इकाई स्वयं छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। यदि आर्टिकल 2 का बात करें तो यहाँ पर क्या है कि संसद को पावर दिया गया है कि ऐसे निबंधों और शर्तों और जो वह ठीक समझे भारत में नए राज्यों का प्रवेश
कर सकता है या राज्यों का या नए राज्यों का गठन कर सकता है, वह आर्टिकल 2 के तहत किया जाता है। और इसका उदाहरण क्या है कि सिक्किम है, ठीक है, 22वां राज्य बना था 1975 में। साथ ही इसके लिए क्या लाया गया था, 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। अभी राज्यों का क्रम विकास हम लोग डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आइए आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 की यदि बात करें, आर्टिकल 4 की यदि बात करें, आर्टिकल 4 की यदि बात करें तो आर्टिकल 4 में क्या है कि आर्टिकल 4 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि आर्टिकल 2 के तहत या आर्टिकल 3 के तहत जो भी कार्य किया जाएगा वह आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। यानी नए राज्यों का प्रवेश या राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ऐसा कोई भी प्रावधान यदि किया जाता है तो वह आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहीं पर आर्टिकल 3 में क्या हुआ था कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, राज्यों के क्षेत्र को घटा रहा है, राज्यों के क्षेत्र को बढ़ा रहा है। यानी राज्यों का कहीं ना कहीं क्या है कि अस्तित्व केंद्र सरकार के अधीन है ना। यदि केंद्र चाह ले तो राज्य को समाप्त कर सकता है, यदि केंद्र सरकार चाह ले तो राज्य के नाम को मिटा सकता है ना। लेकिन क्या अमेरिका में ऐसा प्रावधान है? तो अमेरिका में जाहिर सी बात है कि ऐसा प्रावधान नहीं है। अमेरिका में क्या है कि यदि केंद्र किसी प्रकार का भी कोई गतिविधि करता है तो वह क्या होगा कि राज्य से पूछ लेगा, यदि वह उसे आदेश देगा तो ही वह ऐसा कार्य कर सकता है, अन्यथा की दृष्टि से नहीं है। तो यहाँ पर एक मामला उठा था 1960 में, बेरूबारी विवाद हुआ था, जो कि बंगाल का एक जलपाईगुड़ी क्षेत्र था, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र को घटा रहा है, किसी भी क्षेत्र को बढ़ा रहा है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर रहा है, राज्य के अस्तित्व को ही मिटा रहा है। तो यहाँ पर हुआ यह था कि बंगाल का एक जिला था जलपाईगुड़ी, वहाँ पर एक क्षेत्र था बेरूबारी। बेरूबारी में क्या हुआ कि वह एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, ठीक है। और पाकिस्तान उस पर कहीं ना कहीं 1952 से ही दावा कर रहा था कि यह एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ऐसे पाकिस्तान में होना चाहिए। तो उस पर एक लंबा विवाद चला और फाइनली 1955 में, शायद 1955 में नेहरू नून समझौता होता है। नेहरू नून यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर, और पाकिस्तान का था फिरोज शाह नून। दोनों के बीच में क्या होता है कि एक सहमति होता है, एक समझौता होता है संधि के तहत, और उस जो क्षेत्र था बेरूबारी उसे पाकिस्तान को हस्तांतरित करना था। यानी जिस पर पाकिस्तान पहले से ही दावा कर रहा था 1952 से ही, उसको क्या करना था कि पाकिस्तान को हस्तांतरित करना था। तो जैसे ही यह बात कहीं ना कहीं बंगाल सरकार को पड़ा, वेस्ट बंगाल जो सरकार थे उसे जब यह मालूम हुआ और वहाँ की जनता को जब मालूम हुआ, तो लोगों और वहाँ के सरकार ने क्या कि नाराज़गी जाहिर की कि आखिर कैसे एक देश का सरकार, जिस सरकार को उसी जनता ने चुना है, यानी एक लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा देश, और कहीं ना कहीं प्रस्तावना में यदि हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर 2 टर्म निकल कर आता है कि गणतांत्रिक राज्य, और दूसरा होता है कि संप्रभुता। तो गणतांत्रिक राज्य में क्या होता है कि कहीं ना कहीं शासक जो बनता है वह लोगों से ही शक्ति अधिग्रहित करता है। यानी लोग उसे वोट देकर क्या करते हैं कि एक सर्वोच्च सत्ता उसे प्रदान करते हैं, उसके बाद उसके पास तमाम शक्ति आता है। और संप्रभुता में क्या होता है कि यानी भारत किसी अन्य राज्य के दबाव में क्यों आए, है ना। तो ऐसा मामला हमें बेरूबारी विवाद 1960 में हमें देखने को मिलता है। तो इसी समय क्या हुआ कि हमारे जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह कहाँ गए, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि इसे अपना विवरण दिया, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि यदि आपको बेरूबारी यदि क्षेत्र को यदि आपको पाकिस्तान को हस्तांतरित करना है तो वह आर्टिकल 368 के तहत होगा, ना कि आर्टिकल 3 के तहत। और फाइनली जाकर क्या हुआ कि 1960 में क्या होता है कि जाकर 9वां संविधान संशोधन होता है, और उस क्षेत्र को कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हस्तांतरित कर भी दिया जाता है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि जैसे कि किसी भी क्षेत्र को विदेशियों को सौंपना है तो वह क्या है कि आर्टिकल 3 के तहत नहीं आता है। और उसके बाद जाकर फिर 1969 में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्या होता है कि एक
निर्णय आता है और उसमें वह निर्णय देते हैं कि यदि मान लीजिए कि किसी भी अन्य देश के साथ यदि भारत का सीमा से संबंधित यदि कोई किसी प्रकार का कोई गतिरोध होता है या कोई मामला उठता है तो उसे क्या है कि संसद के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, उसे वह कार्यपालिका भी कर सकता है, बशर्ते यह है कि भारत कोई किसी भी क्षेत्र को उसमें विदेशियों को सौंपना शामिल नहीं है। और इसी प्रकार का जिस प्रकार का हुआ कि बेरूबारी, उसी तरह का एक मामला एक बार और फिर उठा 2015 में। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि 100वां संविधान संशोधन लाया गया था और 100वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि भारत का 111 विदेशी अंतर क्षेत्र को क्या किया गया कि बांग्लादेश को सौंप दिया गया। और वहाँ से क्या हुआ कि जो बांग्लादेश का जो क्षेत्र था उसे 51 उसे भारत में मिला लिया गया। उसके लिए 100वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद ही यह कार्य किया जा सका। ठीक है, तो आर्टिकल 3 के तहत क्या है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्र को घटाना, राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाना या उसके सीमाओं में परिवर्तन करना, यह तमाम प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 3 के तहत। और आर्टिकल 3 के तहत कोई भी परिवर्तन यदि करना है क्या है कि राष्ट्रपति का पूर्वानुमति की आवश्यकता है। और राष्ट्रपति क्या करेंगे कि वो संबंधित जो भी राज्य विधानमंडल है उसका मत जानने के लिए वह अध्यादेश उसे सौंपेगा। और उस राज्य का यह कार्य है कि वह उसे मतलब समय सीमा के भीतर ही उसे राष्ट्रपति को लौटा दे, उसके बाद ही वह संसद में पेश किया जाएगा। उसके बाद किसी प्रकार का कार्य किया जा सकता है, चाहे वह नाम में परिवर्तन की बात हो, क्षेत्र को घटाना हो, क्षेत्र को बढ़ाना हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति राज्य की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी राज्यों का अस्तित्व यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 3 के तहत हम लोग यही देखने को मिलता है। आर्टिकल 4 में फिर से मैं बता दूं कि आर्टिकल 2 के तहत यदि नए राज्यों का प्रवेश होता है ना, या आर्टिकल 3 के तहत क्या है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्र को घटाना, राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाना, इससे तमाम प्रावधान क्या है कि आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा या सामान्य विधेयक के तहत ही किया जाएगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि देश आज़ाद होने के उपरांत, यानी जब देश आज़ाद हो गया, देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ कि हमें 1947 यानी भारत शासन अधिनियम 1947 जब लागू हुआ तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि एक पाकिस्तान मिला, एक भारत मिला, है ना। और साथ में क्या था कि देशी रियासत था। तो पाकिस्तान मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए था और जो भारत था, भारत एक हुआ पाकिस्तान, एक हुआ भारत, साथ में क्या था कि देशी रियासत। तो देशी रियासत को यह अवसर प्रदान था कि आप चाहें तो भारत में मिलें, आप चाहें तो पाकिस्तान में मिलें, या तो आप स्वतंत्र रहें। तो 1950 के बाद जो तमाम गतिविधि हुआ, आइए उस पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। के बाद भारत में राज्यों का किस प्रकार से क्रम विकास हमें देखने को मिलता है, किस प्रकार से राज्य हमें अस्तित्व में आते हुए नजर आते हैं। जाहिर सी बात है कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमें कहीं ना कहीं देश का बंटवारा भी देखने को मिला। एक था भारत, एक था पाकिस्तान, और जो एक क्षेत्र बन जाता है वह था देशी रियासत। भारत और पाकिस्तान क्या है कि जैसे ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके तहत क्या हुआ कि पाकिस्तान एक बन गया और एक इंडिया। और जो बचे हुए थे वो देशी रियासत, देशी रियासतों को यह अवसर था कि वह या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो वह भारत में मिले, या फिर वह स्वतंत्र रहे।